आरएलसी सर्किट नाम से क्लियर है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब एक रेजिस्टर चाहिए, इंडक्टर चाहिए और कैपेसिटर, तीनों सीरीज में कनेक्ट है और एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट है। बस इसी सर्किट को हम बोलते हैं आरएलसी सर्किट। इसी सर्किट को डिटेल एनालाइज हमको यहाँ पे करना है। बहुत डिफरेंट टाइप का टॉपिक्स भी यहाँ पे आएगा। शुरुआत करते हैं, बस वही अपना है तरीका जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, आरएलसी के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया। यहाँ से करंट ड्रॉ होना स्टार्ट हुआ आई। अब हमको ये देखना है कि जो ये ईएमएफ है तीन डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करेगा, यहाँ पे तीन अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे जो ईएमएफ ड्रॉप होगा और इस कंपोनेंट से जो करंट पास हो रहा है उसमें एक रिलेशन क्या है, नेचर क्या है दोनों के बीच में। तो रेजिस्टिव सर्किट में हम जानते हैं कि जिधर करंट फ्लो होता है आई, उसी फेज में वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। अगर आई यहाँ पे है तो वोल्टेज ड्रॉप जो ई आर होगा यहाँ पे वो इसी फेज में होगा। इंडक्टर में हम लोग जानते थे कि वोल्टेज जो होता है यहाँ पर ड्रॉप वो करंट से लीड कर जाता है। अगर ये ई एल ड्रॉप है, करंट ऐसा होगा इस टाइप से, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ ड्रॉप होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करता होगा। लेकिन कैपेसिटर में वही ईएमएफ या जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 90 डिग्री लैग करता हुआ होगा इस टाइप से। ये हम लोग पहले भी सीखे थे। तो ये जो अप्लाइड ईएमएफ है तीन पार्ट में टूटा है, ई आर, ई एल, ई सी। यहाँ पे करंट के सेम फेज में, यहाँ पे करंट से लीड करता हुआ और यहाँ पे करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ, ऐसा ब्रेक करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के हेल्प से अलग अलग जो ईएमएफ ब्रेक किया है इसके हेल्प से अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को तीन टाइप का फेजर डायग्राम मिलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ई एल एंड ई सी। ई एल, ई सी में आपस में क्या रिलेशन होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कभी ये छोटा होगा, कभी ये बड़ा होगा, कभी ये छोटा होगा। तो इसके वजह से अलग अलग टाइप का हमको सर्किट या अलग अलग टाइप का फेजर डायग्राम मिलने वाला है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आरएलसी होता है तुम्हारा वो तीन टाइप का होता है। जैसे टाइप्स में हम देखेंगे, पहला को बोलते हैं इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट, आईडीसी। इंडक्टिव डोमिनेंट मतलब इंडक्टिव जो है, इंडक्टर है वो डोमिनेंट करेगा, भारी पड़ेगा। तो किस पे, कैपेसिटर पे। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है मतलब ईएल जो है वो ईसी से ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तब इस आरएलसी को हम बोलते हैं आईडीसी आरएलसी, मतलब इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट या इंडक्टिव डोमिनेंट आरएलसी सर्किट। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते तो फेजर डायग्राम बनाने में इसी ध्यान देना होगा कि ये वोल्टेज का लंबाई अगर ये 2 मीटर हम ऊपर कर रहे हैं तो इसका 2 मीटर से कम होगा, क्योंकि हम ऐसा मान चुके हैं कि ये वोल्टेज ड्रॉप कम है। तो यहाँ से इसका फेजर डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये करेंट आई, ये मान लेते हैं पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ईएल है, तो ईसी थोड़ा सा कुछ छोटा कम होगा, ईसी होगा। अब ये है तुम्हारा ई आर, ये दोनों को ऐड करते हैं, नेट कितना होगा। अगर ये 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो सीरो रिजल्टेंट तुम्हारा 15 वोल्ट बचेगा। मतलब ईसी जितना लंबा इधर है उतना लंबा इधर हम छोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये जो बचा वही नेट वोल्टेज बचा, तो ई एल माइनस ई सी हो गया। अगर ये हम ई सी बराबर इधर काट के हम निकाल दे रहे हैं तो ये जो बचा वो कितना बचा, ई एल माइनस ई सी। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, फेजर ट्रायंगल बन गया। ये तुम्हारा ई आ गया, ये 5 हो गया। तो ये फेजर डायग्राम बना उस सर्किट का जहाँ पे ईएल का वैल्यू एसी से ज़्यादा हो, मतलब इंडक्टिव डोमिनेंट कर गया है किस पे, कैपेसिटर पे। तो इस सर्किट में हम क्या नहीं आ रहा है, इस सर्किट में हम ये देख रहे हैं कि जो करंट जो फ्लो होना था यहाँ पे वो वोल्टेज से लैग कर गया, पिछड़ गया, कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो फिलहाल इस सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट, जहाँ पे इंडक्टेंस के अलोंग वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के अलोंग से ज़्यादा हो जाए। दूसरा जो होता है वो होता है कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट जस्ट इसका रिवर्स, कि वोल्टेज ड्रॉप जो सी में होगा, कैपेसिटर में होगा, वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। मतलब ये लाइन अब लंबा होने वाला है, ये छोटा होने वाला है।
वोल्टेज ड्रॉप अब यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। अगर ये 200 वोल्ट है, ध्यान देना यहाँ पे 100 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, बचा 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट में 80 यहाँ पे 20 यहाँ पे, कुछ इस टाइप से अगर ड्रॉप हो जाए तो इस सर्किट को हम बोलते हैं कैपेसिटिव डोमिनेंट। मतलब कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डोमिनेट कर गया विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टर। अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। अगर ये आई है, ये EL है, तो EC श्योर है, बड़ा हमको दिखा रहा है, EC हम बड़ा दिखाती है, ये EC। अब जितना EL है उतना हम यहाँ से काट के अलग निकालते हैं यहाँ पे, तो जो बचा वो कितना बचा, EC माइनस EL बचा, ये 5 हो गया। बिकॉज ये EL और इधर के EC खत्म हो गया। यह तुम्हारा I इधर था और इधर ही तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप था, ये नेट EMF निकल के आ गया। तो इस फेजर डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि जब सर्किट CDC हो, कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट हो, तो करंट वहाँ पे लीड कर जाएगा EMF से, कितना 5। तो ये करंट RLC में डिफरेंट नेचर का है, कभी ये EMF से लैग कर रहा है, कभी लीड कर रहा है। ये करंट लैग जब हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा है इसके तुलना में। यही करंट जिस समय लीड कर जाएगा, मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, तो ये करंट लीड भी कर सकता है, इसी साथ में लैग भी कर सकता है, कभी सेम फेज में भी हो सकता है। सेम फेज में कब होगा, ये देखो तीसरा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट मतलब जिस समय यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाए, मतलब EL और EC बराबर हो जाए, तो नेट ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचने वाला है, ये ER बचने वाला है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखो, अगर ये I था और इधर हमारे ER है, जितना ऊपर वोल्टेज हम दिखा रहे हैं EL, उतना ही EC। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये दोनों का एडिशन जस्ट खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास यही बचेगा। तो यही तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है और यही तुम्हारा नेट वोल्टेज होगा। मतलब जो वोल्टेज होगा और करंट होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्टेज और करंट ये दोनों सेम फेज में आ गया। तो ऐसा कब हुआ, जब यहाँ का EMF बराबर हो गया। जब ऐसा हुआ तो इस सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही क्यों बोले, चूँकि इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट खत्म हो गया। जितना इंडक्टर था उतना कैपेसिटर का रेजिस्टिव वोल्टेज था, दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। तो नेट बचा मेरे पास क्या, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो बस यही तुम्हारा 3 टाइप का IDC, CDC, रेजिस्टिव सर्किट। ये बहुत डिटेल अलग कुछ टॉपिक होने वाला है। एक बार हम फिर से यहाँ पर समझाते हैं। हम ये क्या बोल रहे थे, EL इतना लंबा है, EC इतना लंबा है, कुछ इस टाइप से तुम इसको समझ लो। किसी बॉडी पे हम यहाँ पे फोर्स दिखा रहे हैं 20 न्यूटन, यहाँ पे दिखा रहे हैं 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ, ये 5 न्यूटन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 बचेगा, 20 माइनस 5, ऐसा इस टाइप से। तो बस वही यहाँ पे जितना ये था उतना उसका माइनस करके खत्म कर दिया, जो बचा वो नेट इफेक्ट बचा। तो ये डिफरेंट 3 टाइप का तुम्हारा क्या हो गया, RLC सर्किट। अब इसका इम्पीडेंस क्या होता था, कोई ऐसी सर्किट जितना ऑपोजिशन ऑफर्ड करता है उसको ऐसे इम्पीडेंस बोलते हैं। लेकिन शर्त है कि 2 कम से कम कंबाइन हो चाहिए था, कि RL जब कंबाइन हो तो जो ऑपोजिशन है उसको भी इम्पीडेंस, RC था तो भी इम्पीडेंस। अब ये तीनों कंबाइन हो गया, अब तीनों का जो ऑपोजिशन मिलेगा हमको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालते हैं। इस सर्किट के लिए मेरे पास 3 टाइप का फेजर डायग्राम हम लोग देखें। हम एक कोई भी फेजर डायग्राम IDC जो था तुम्हारा इंडक्टिव डोमिनेंट, उसको उठा लिया और यहाँ से इस ट्रायंगल से कुछ डील करते हैं। तो E = PT अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। E = ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करते हैं। ER का मतलब IR का होल स्क्वायर प्लस EL मतलब IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर अंडर रूट। E = I यहाँ से बाहर निकालो कॉमन, ऐसे इधर भी कर देते हैं E/I, ऐसा हम लोग ये सीख चुके थे। तो R² प्लस XL मतलब ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, ये हो गया। नेट वोल्टेज बाई नेट करेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो यही Z आ गया, Z = √R² प्लस ωL माइनस 1/ωc का स्क्वायर। तो ये इम्पीडेंस RLC का है।
अब ये मत बोलना कि आईडीसी के लिए, अगर सीडीसी भी होता तो क्या होता, सीडीसी होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ईसी माइनस ईएल, ये ना तो निकल के ईसी माइनस ईएल। तो ईसी माइनस ईएल मतलब एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी माइनस मतलब ये माइनस ये, लेकिन स्क्वायर के टर्म है तो इतना माइनस इतना लिखें या इतना माइनस इतना लिखें, बात तो की है। तो यही इम्पीडेंस तुम्हारा दोनों सर्किट के लिए है, कि आईडीसी के लिए भी और सीडीसी के लिए भी। लेकिन अगर हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखे थे क्या कि जो वोल्टेज ड्रॉप ईएल था और ईसी दोनों बराबर था, दोनों खत्म हो गया था, सिर्फ मेरे पास रजिस्टर का रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वही बचा था, रजिस्टर का रेजिस्टेंस वही बचा था। तो ये और ये बराबर हो गया, खत्म हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। मतलब ये जो इम्पीडेंस है वो आईडीसी के लिए है या सीडीसी के लिए, दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब हम प्योर रेजिस्टिव की बात करेंगे तो जेड इक्वल टू सिर्फ क्या आएगा, आर आएगा, बिकॉज ये और ये बराबर है, सेम माइनस सेम, खत्म, जीरो हो जाएगा, जेड बचा। तो यही इम्पीडेंस हो गया इसका। अब इसका रिवर्स, जिस तरह से हम देखते थे रेजिस्टेंस का उल्टा, सिर्फ जब रेजिस्टेंस पढ़ते थे तो रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता था कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने का क्षमता, कंडक्टेंस मतलब करंट को फ्लो करवाने का टेंडेंसी, जस्ट इसका उल्टा। अब इस कॉम्बिनेशन का जो ओपोजिशन ऑफर्ड करने का टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, डिनोट करते हैं जेड से। अब इसका भी जो रिवर्स होगा, इसका भी जो ऑपोजिट होगा उसको हम लोग इम्पीडेंस नहीं, उसको बोलते हैं एडमिटेंस। एक टॉपिक से याद रखना है इसको, एडमिटेंस, ए से नोट करते हैं, एडमिटेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू 1/z। अगर जेड का यूनिट तुम्हारा ओम था तो ए का यूनिट क्या होगा, हम जानते हैं मो या सेमेंस। ये एडमिटेंस हो गया। अब यहाँ से यहीं से थोड़ा सा फेज एंगल भी देख लेते हैं, इस सर्किट का फेज एंगल क्या होगा, जो तुम्हारा नोट्स में इसके बाद लिखा होगा, एडमिटेंस के बाद लिखा होगा फेज एंगल। ट्रायंगल से tan फाई इजिकल टू ई एल माइनस ई सी बाई ई आर, तो फाई इजिकल टू टेन इनवर्स ई एल आई एक्सएल, आई यहाँ भी तीनों जो आई है खत्म करते हैं उसको, तो एक्सएल बचता है, एक्सएल मतलब ओमेगा एल बचता है, एक्स सी बचेगा, 1/ओमेगा सी बचेगा, यहाँ पे आर बचे। ये तुम्हारा फेज एंगल हो गया यहाँ तक के, ठीक है।